गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो तक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट तक का पोर्शन जो है वो कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है चीज़ों के ट्रांसपोर्ट होने में, यानी कि जब सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट उसका ऑपोजिट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमको लेकर के जाना है, ठीक है, तो ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, और जब कभी भी ग्रेडियंट के अगेंस्ट किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पर एनर्जी की एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी यूज़ होती है? एटीपी। ठीक है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहलाती है। ठीक है, एटीपी का यूज़ करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट होगा कैसे? ट्रांसपोर्ट होता है कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाले ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये एटीपी ड्रिवन होते हैं। एटीपी ड्रिवन यानी कि एटीपी के हेल्प से ही जो है ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है और कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच के जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट करना है और उनको लिख करके मुझे सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो एक ऐसी लेयर है या एक ऐसी कवरिंग है जो स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स में, फंगस में, कुछ प्रोटिस्ट्स में, ठीक है, हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल एक एक्स्ट्रा लेयर या एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है प्लांट सेल, फंगस और प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट पे, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहता है सेल वॉल और ये एज अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो है एक्ट करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो सेल वॉल रहता है ये जनरली रिजिड होता है, सेमी इलास्टिक होता है, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इसका नेचर होता है सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होता है अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कंपोजिशन से बना हुआ होता है। ठीक है, जनरली सेल वॉल जो है वो शुगर से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से, पॉलीसैकेराइड से ही बनता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में, फंगस में और दूसरे प्रोटिस्ट में इस चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि कौन सा शुगर जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल्स के बारे में हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो बनती है सेल्यूलोज नाम के एक सब्सटेंस से। ठीक है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सिमिलरली फंगस जो होता है, फंगस के अंदर की जो सेल वॉल होती है वो बनती है काइटिन नाम के सब्सटेंस से। ठीक है दोनों ही शुगर लेकिन दोनों अलग अलग तरीके के शुगर हैं। तो प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बनता है और फंगस के अंदर काइटिन से जो है सेल वॉल बनता है। ठीक है, अब ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्लांट सेल्स को क्योंकि बहुत सारा वियर एंड टियर या बहुत सारा डाइवर्स क्लाइमेट जो है उनको फेस करना पड़ता है, इस वजह से सेल वॉल जो है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हो जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके के हार्श क्लाइमेट से। ठीक है, तो 3 तरीके के डिपोजिशंस जनरली हमको प्लांट के सेल वॉल में देखने के लिए मिलते हैं। पहला डिपोजिशन होता है
लिग्निन का, दूसरा हो सकता है सुबेरिन का, तीसरा जो डिपोजिशन है वो हो सकता है क्यूटिन का। ठीक है, 3 तरीके के डिपोजिशन हमको देखने के लिए मिलेंगे, लिग्निन, सुबेरिन या फिर क्यूटिन। ठीक है, अब लिग्निन का जो डिपोजिशन जब सेल वॉल में होता है तो लिग्निन के डिपोजिशन से सेल वॉल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सेल वॉल को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, सुबेरिन जो है, सुबेरिन का डिपोजिशन अगर सेल वॉल में होता है तो सेल वॉल जो है इम्परमिएबल हो जाती है वाटर एंड गैसेस के लिए। ठीक है, इम्परमिएबल यानी कि अगर किसी प्लांट के सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन है तो किसी भी तरीके का गैस या वाटर जो है सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर जो है एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सुबेरिन का डिपोजिशन जो है वो जनरली हमको ओल्डर प्लांट्स में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है क्यूटिन, क्यूटिन का जो डिपोजिशन है वो सेल वॉल में सिर्फ आउटर कवरिंग पर होगा, मतलब सेल का वो पार्ट जो कि हवा में एक्सपोज्ड है, एयर में एक्सपोज्ड है, सिर्फ उसी साइड पर क्यूटिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, क्यूटिन जो है वो एक तरीके का वैक्सी सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्यूटिन का डिपोजिशन जब सेल वॉल के सिर्फ आउटर साइड पे, ऐसे साइड पे होता है जो कि एयर से एक्सपोज्ड है, तो क्यूटिन क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर लॉस को यानी कि ट्रांसपीरेशन की जो रेट होती है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो लिग्निन का काम क्या है, लिग्निन जो है सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सुबेरिन जो है वो क्या करता है, सेल वॉल को इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है वाटर एंड गैसेस के लिए, और तीसरा जो है क्यूटिन, क्यूटिन एक वैक्सी कोटिंग होती है जो सेल वॉल के सिर्फ एक्सपोज्ड साइड पे होती है और ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल वॉल के फंक्शंस पे। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, सेल वॉल जो है प्लांट सेल्स को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल या ओवल नहीं होते, वो एंगुलर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो प्लांट सेल्स को शेप प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता है, सेल वॉल करता है। ठीक है, उसके अलावा प्लांट सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को फैसिलिटेट करने का काम भी सेल वॉल करता है। कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी प्लांट सेल में भी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने का काम भी करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल हार्श एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक्सटर्नल हार्श एनवायरनमेंट यानी कि बहुत कड़ी धूप, बहुत तेज़ बारिश, तेज़ हवा, ठीक है, या मैकेनिकल इंजुरीज़ जो होती हैं, ठीक है, किसी चीज़ से लग जाना या कट जाना या घस जाना, इस तरीके की जो मैकेनिकल इंजुरीज़ होती हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, सेल वॉल करता है। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस को भी कंट्रोल करने में या एनवायरमेंटल वेरिएशंस के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करने में या एडजस्ट करने में भी सेल वॉल जो है प्लांट सेल की हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। अब जो सेल का नेक्स्ट पार्ट है यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को हम देखते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर चलने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होता है उनको कंट्रोल करता है और उनको रेगुलेट करता है। तो मैंने कल लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, न्यूक्लियस एक्चुअली में एक स्फेरिकल, ठीक है, डेंस
बॉडी होती है जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हेरिडिटरी मटेरियल या इनहेरिटेंस के जो मटेरियल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी मटेरियल क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो न्यूक्लियस एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। प्लस न्यूक्लियस जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी मटेरियल को पास करने का काम भी करता है। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए का ट्रांसफ़र या हेरिडिटी मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है उसको फैसिलिटेट करने का काम भी न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग और बताएं तो न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेल, ठीक है। अब न्यूक्लियस का लोकेशन क्या होगा, न्यूक्लियस का लोकेशन जो है अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे कि जनरली जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का पोजीशन जो है वो जनरली सेंट्रल रहता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में सेल के न्यूक्लियस रहता है। लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल्स जब यंग होते हैं, ठीक है, जब यंग प्लांट सेल्स होते हैं तो उनमें भी न्यूक्लियस सेंटर में ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल्स मैच्योर होते जाते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी यानी कि साइड की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्लांट सेल्स मैच्योर होने लगते हैं तो उनके अंदर जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का साइज जो है इंक्रीज होते जाता है। अब ये वैक्यूल क्या है इसको हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। बस हमको अभी इतना याद रखना है कि मैच्योर प्लांट सेल्स में क्योंकि वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी यानी कि साइड की तरफ क्या हो जाता है, खसक जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम लोग 3 चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियोलस, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो हम लोग सेल के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ठीक है। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर एनवलप पे। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है। ये होगा उसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवलप जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। ये जो गैप्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इन गैप्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर रहने की क्या ज़रूरत है, न्यूक्लियर पोर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट्स और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता रहता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के साथ में मटेरियल्स का एक्सचेंज चलते रहता है। तो उन मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए कुछ पैसेज की ज़रूरत होगी, तो न्यूक्लियर पोर जो है वो पैसेज बन जाता है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में होता रहता है, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं न्यूक्लियस का, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जनरली ये एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल के साथ में क्या करता है, कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है।
न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है। इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ क्या होता है, कंटिन्यूएशन में रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर एक और सेल ऑर्गेनेल जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है ऐसे छोटे छोटे डॉट्स या स्पॉट्स के फॉर्म में। तो ये जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में जो नेक्स्ट हमको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जो नेक्स्ट कंटेंट है न्यूक्लियस का, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म के तरीके से ही एक डेंस फ्लूइड है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। सिमिलरली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के अलावा ऐसे थ्रेड के फॉर्म में जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए। और इसको हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है वो एक थिन थ्रेड के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है, और जो कि हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक डेंस फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है? एक डेंस बॉडी है। ठीक है, जो कि मोस्टली आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन से बनने के साथ साथ न्यूक्लियोलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल डेंस बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इन टर्न राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग किस चीज़ पे आते हैं? क्रोमैटिन पे। ठीक है, क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है एक इंटरट्वाइंड या उलझा हुआ थ्रेड के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है उस टाइम पे क्रोमैटिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है। थिक होकर के इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है जब सेल डिवीजन होता है तो बनने वाले जो दो सेल्स होते हैं उनमें इक्वल अमाउंट में डीएनए को डिवाइड करने का या ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि न्यूक्लियर एनवलप था, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस जिस सेल के अंदर होती हैं या जिस जिस न्यूक्लियस में होती हैं, ऐसे सेल्स
जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप भी हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो और न्यूक्लियोलस भी हो, ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। और इसके अगेंस्ट कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म भी सेपरेटली नहीं होता और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। उनके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए या सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट हो और सिर्फ डीएनए या फिर क्रोमैटिन हो, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। तो इस बेसिस पे जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हम लोग जनरली वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनको रखते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, तो हायर प्लांट्स जितने भी हैं या फंगस जो होता है उन सभी को हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट होमवर्क आपका क्या है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो आपको लिख करके मुझे सबमिट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं पॉइंट आउट करूँगी कि न्यूक्लियस जो है वो जनरली सभी ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस सभी ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल में आइदर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हमको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अपनी ही बॉडी में हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं कि हमारे बॉडी के जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उनका लाइफ साइकिल या जो लाइफ का ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो सिमिलरली आरबीसीज जो हमारी बॉडी में होती हैं उनका भी लाइफ का जो टर्म है, लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। और कोई भी आरबीसी जो है उसका लाइफ का ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 डेज़ होता है। 6 दिन में पुरानी आरबीसीज मर जाती हैं, डेड हो जाती है और उनकी जगह नई आरबीसीज जो है वो बन जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। 2 होमवर्क आपको मैंने दिया है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच के जो डिफरेंसेस है होमवर्क आपको करना है और उसको मुझे सबमिट करना है। थैंक यू।